मेरे हिसाब से कोई विवाद नहीं है। मेरे हिसाब से इस फिल्म में जो सच्चाई हमने दिखाने की कोशिश की है उसके दो पक्ष हैं। एक है उन विक्टिम लड़कियों का पक्ष और एक है उन लोगों का पक्ष जो ये क्राइम से जुड़े हुए हैं, जो इस क्राइम में इन्वॉल्व हैं और जिनको हम क्रिमिनल नहीं पर टेररिस्ट कहते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है कि आप क्या विक्टिम्स के साथ खड़े हैं या आप उन टेररिस्टों को कवर फायर देना चाहते हैं। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एक बात बताना चाहता हूँ। जो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं, ये बिल्कुल झूठी फिल्म है। अभी पिछले 1.5-2 साल के अंदर आप देखिए कितने बड़े बड़े किस्से पकड़े गए। यूपी में जलालुद्दीन, जिसको जांगूर बाबा कहते हैं, वो इस वक्त जेल में है और उसके ऊपर आरोप है कि कथित रूप से उसने 3 से 4 हज़ार लड़कियों का और लड़कों का धर्मांतरण किया। एक मोहम्मद गौतम है जिनको कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई है। 1000 से ऊपर कथित रूप से उन्होंने कन्वर्जन किया। अभी पिछले 10-15 दिन पहले एक प्रिंस नाम का आदमी पकड़ा गया जो हिंदू बन के घूम रहा था। 300 से ज़्यादा लड़कियों का कन्वर्जन करने का आरोप उसके ऊपर है। जिम जिहाद बहुत न्यूज़ चैनल पे चली हुई स्टोरी है कि जिसमें जिम का यूज़ किया जा रहा था लड़कियों को ट्रैप करने के लिए। अब इतने सारे वाक़ये ये हमने तो नहीं बनाए हैं, ये तो पूरे भारत भर के मीडिया के हर फॉर्मेट में, चाहे प्रिंट हो, चाहे टीवी हो, चाहे डिजिटल हो, इस पे चले हुए वाक़ये हैं। उसके बाद अगर कोई ये कहना चाहे कि ये फिल्म झूठ फैला रही है तो अब ये लोग तय करें कि ये झूठ है या ये सच है। हम सिर्फ उस सच्चाई को लोगों के सामने ला रहे हैं जो अब छिपी हुई नहीं है। 3 साल पहले जब हम पहली फिल्म बना रहे थे तब शायद लोगों को इसके बारे में इतना नहीं पता था, अब सबको पता है। देखिए, जब आपके पास एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाता है तो आप नेम कॉलिंग पे चले जाते हैं। अगर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है कि ये झूठ ही फिल्म है तो उसको साबित करना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको सारे एग्जाम्पल गिनवा दिए और हमारे पास जिन लड़कियों की हमने जिन कहानियों को हमने फिल्म में दिखाया है उसके लिए भी हमारे पास सारे प्रमाण हैं जो हम दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो जो लोग नेम कॉलिंग को अवॉइड करके प्रूफ लेके आए तो बात समझ में आती है। अब आपके पास जब कोई प्रूफ या कोई एविडेंस या कोई स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं रह जाता तो फिर आप जनरलाइज कर देते हैं कि इनको झूठा साबित कर दो, डिस्क्रेडिट कर दो, प्रोपोगेंडा बोल दो, एजेंडा बोल दो, ताकि जो डाइवर्जन है लोगों का वो मूल मुद्दे से हम भटका के कहीं और ले जा सकें। बट मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस बहुत समझदार है और हमारी ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। पहली फिल्म के वक्त भी उन्होंने इस पूरे प्रोपोगेंडा को समझ लिया था और उन्होंने इस फिल्म को बहुत बड़े नंबरों में देखा भी, बहुत सराहा भी। मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस बार भी ऑडियंस समझ लेगी कि सच क्या है और प्रोपोगेंडा हकीकत में कौन कर रहा है। देखिए, शशि थरूर जी एक बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल, बहुत ही ज्ञानी एमपी हैं हमारे देश के। बहुत इज्जत करता हूं मैं उनकी। लेकिन एक चीज़ मैंने उनके बाइट में ये भी देखी कि उन्होंने खुद कल ये जब बाइट दिया था तो उन्होंने कहा कि हाँ 30-40 केस शायद केरला में हुए हैं जहाँ लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, पर इतने बड़े देश में
ऐसा तो होते रहता है। तो मुझे एक तो वो पहले तो 3 लड़कियों का नंबर हमारे ऊपर थोपा जा रहा था, चलिए एटलीस्ट 30-40 लड़कियों तक तो शशि थरूर साहब खुद ही मान गए हैं। तो एक तो मुझे लगता है कि 30-40 बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, अमर अकबर एंथनी की बात जो उन्होंने कही, मेरी एक फिल्म आई थी कमांडो 3, उसमें अगर आप क्लाइमैक्स देखेंगी तो हमने दिखाया है कि इस देश का जो मुस्लिम है वो हिंदुओं के साथ खड़ा होके टेररिस्टों से लड़ के टेररिस्टों को हराता है। तो हमने कम्युनल हार्मनी की फिल्म उस वक्त भी बनाई थी, लेकिन क्या ये सच्चाई दिखाने से हमें इतना डरना चाहिए? और कम्युनल हार्मनी क्यों डिस्टर्ब नहीं होती जब जांगुर पकड़ा जाता है? तब क्यों कम्युनल हार्मनी पे कोई खतरा नहीं होता? मोहम्मद गौतम के पकड़े जाने पे या उसको सज़ा होने पे क्यों कम्युनल हार्मनी में कोई प्रॉब्लम नहीं आता? और एक फिल्म आती है जो उस सच को उजागर करने की बात करती है, तब कम्युनल हार्मनी खतरे में आ जाती है। ऐसा वन साइडेड नैरेटिव हमें नहीं रखना चाहिए। और शशि थरूर जी की पूरी इज्जत करते हुए मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो सच है उसको वो भी खुल के एक्सेप्ट करें। देखिए, इस फिल्म में 3 कहानियां हैं। एक केरल की है, एक मध्य प्रदेश की है और एक राजस्थान की है। और मुझे लगता है कि उदित राज जी को इतना तो पता होगा कि इस वक्त मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। तो अगर मुझे बीजेपी का ही पॉलिटिकल एजेंडा चलाना होता तो मैं कर्नाटका की कोई स्टोरी ले लेता, मैं बंगाल की कोई स्टोरी ले लेता। ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, मैं वहाँ की कोई कहानी ले लेता। 2 कहानियाँ बीजेपी स्टेट की लेने का मतलब क्या है? यही है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं करते, हम एक ईमानदारी से एक पिक्चर बना रहे हैं जिसमें हम एक सच को उजागर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये डिबेट ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हमने फिल्म बनाना शुरू किया था तब हमें पता था कि बंगाल का इलेक्शन अभी आ रहा है। तो अगर हम बीजेपी के सो कॉल्ड चमचे होते तो हम बंगाल की स्टोरी ज़रूर लेते इस फिल्म में, ताकि हम बंगाल में एक पॉलिटिकल ध्रुवीकरण का माहौल बनाने में इस फिल्म का यूज़ करने देते बीजेपी को। लेकिन ऐसा तो नहीं है, और बंगाल में ऐसे कहानियाँ या ऐसे किस्से नहीं हैं, ये भी तो नहीं है ना। संदेश खाली हम सबको पता है। तो फिर भी हमने मध्य प्रदेश और राजस्थान की कहानियाँ ली हैं, क्योंकि हम एपॉलिटिकल हैं, हम सिर्फ फिल्म मेकर्स हैं और हम एक ईमानदारी से सच्ची कहानी लेके लोगों के पास आ रहे हैं। उदित राज जी ने ये भी कहा है कि जो इस तरह की फिल्में हैं वो सरकारी पैसे से बनती हैं। तो आपके केरला स्टोरी 1 का भी उन्होंने रेफरेंस दिया और ऐसा बोला कि वो फिल्म जो थी वो अनसक्सेसफुल थी, वो कामयाब नहीं हुई। अगर उदित राज जी को ऐसा लगता है कि हमारी फिल्म कामयाब नहीं थी या लोगों ने नहीं देखी, तो फिर केरला स्टोरी 2 भी उनके हिसाब से उसी रास्ते पे जाएगी। तो फिर हम इस डिबेट में क्यों एक दूसरे का वक्त ज़ाया कर रहे हैं? एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर केरला स्टोरी 2 व्हिच इज कॉल्ड स्पिरिचुअल सीक्वेंस। इसका क्या सिग्निफिकेंस है पूरा, जो कि केरला स्टोरी का स्पिरिचुअल सीक्वेंस है केरला स्टोरी 2, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस देखिए ये है कि जब आप एक सीक्वल बनाते हैं, जैसे केरला स्टोरी 1 केरल के एक टेरर मॉड्यूल पे बनी हुई फिल्म थी कि कैसे लड़कियों की ज़िंदगी खराब हो रही है, लेकिन वो सेम मॉड्यूल पूरे भारत में नहीं है। पूरे भारत के अंदर जिस तरीके का मैनिपुलेटिव कन्वर्जन और उसके पर्पसेस और उसके जो आउटकम्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो मैनिपुलेटिव कन्वर्जन एक सेंट्रल थीम है जो केरल में भी है और पूरे भारत में है, लेकिन मॉड्यूल अलग अलग हैं और उस लिहाज से ये एक स्पिरिचुअल सीक्वल है। और इसमें बहुत सारे नए सच लोगों के सामने हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अप्रोप्रिएट टर्म है स्पिरिचुअल सीक्वल। Sir, you must be observing
देखिए, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि लोग एक सीक्वेंस का जो मेन पर्पस है वो नहीं समझ पाते। मुझे एक बात बताइए, अगर उस लड़की को जबरदस्ती समोसा खिलाया गया होता, ऐसे ही पकड़ के बांध के ठूसा गया होता, तो क्या वो सही हो जाता? बात बीफ की नहीं है, बात है कि एक लड़की के कैरेक्टर को किस तरीके से तोड़ा जाता है, कैसे उसकी पूरी विल को ख़त्म किया जाता है। दूसरी बात यह है कि क्या केरल में रहने वाला हर हिंदू नॉन वेजिटेरियन है? मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे अगर कोई चिकन भी खिला देगा इस तरह, तो मेरे लिए वो उतना ही भयानक होगा जितना किसी और इंसान के लिए बीफ है। तो इतना चाइल्डिश लेवल पे जाके अगर लोग एक फिल्म की गहराई को समझे बिना अगर ट्रोल करते हैं, तो थोड़ा सा उन्हें सोचना चाहिए कि क्या एक लड़की के ऊपर ज़बरदस्ती की जा सकती है? करना चाहिए किसी को ऐसी ज़बरदस्ती, उसकी मर्जी के खिलाफ उसे कुछ भी खिलाना चाहिए क्या? सवाल वो है। बीफ इज जस्ट अ मेटाफर, है ना? सर, बिहार में पूर्णिया के जो एमपी हैं पप्पू यादव, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि अब आजकल वो बीजेपी ये तय करती है कि किस तरह की फिल्म बननी चाहिए, एंड दैट इज व्हाई मतलब पूरा इस तरह का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है और फिल्मों का राजनीतिकरण होता है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हर तरह की फिल्में बन रही हैं, और अगर बीजेपी के पास इतना वक्त है कि वो एक फिल्म की स्क्रिप्ट भी डिसाइड करते हैं और फिल्मों को बनवाते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर तो काफ़ी फ्री हैं बीजेपी वाले, बहुत समय है उनके पास ये सब काम में अगर वो इन्वॉल्व हैं तो। और आप अगर उसे ऐसे देखेंगी ना, तो ऐसी भी फिल्में बनी हैं बहुत रिसेंट पास्ट में जिनमें हिंदू को नेगेटिव लाइट में दिखाया गया है। तो बीजेपी अगर फिल्मों को कंट्रोल कर रही है, तो वो फिल्में फिर क्यों आई? सेंसर बोर्ड ने उन फिल्मों को क्यों नहीं रोका? और उनमें से एक फिल्म होम बाउंड तो ऑस्कर तक गई है। तो बीजेपी अगर इन्वॉल्व होती और फिल्म इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रही होती, तो होम बाउंड क्यों गई ऑस्कर में? कोई और फिल्म जानी चाहिए थी जो बीजेपी के एजेंडा को आगे बढ़ाती। तो क्या है, लोगों के पास कोई ठोस आर्ग्यूमेंट नहीं है इस फिल्म के अगेंस्ट, क्योंकि मन ही मन में सब जानते हैं कि ये फिल्म एक सच्चाई को लेकर आ रही है। तो जब आर्ग्यूमेंट नहीं होता, तो ऐसे डाइवर्जन्स क्रिएट किए जाते हैं। इससे ज़्यादा मैं इन कमेंट्स को देखता नहीं हूँ। जी सर, हाई कोर्ट में फिलहाल अभी फैसला आना बाकी है, बट आई एम श्योर कि यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ रिजल्ट्स दैट मेरे फेवर में ना आए। जस्ट इन केस अगर आपके पक्ष में नहीं आता है, तो फिर क्या आपका आगे मतलब क्या एक्शन लेने पर आ गया? देखिए, जो मैटर कोर्ट में होता है उसके ऊपर बोलना किसी के लिए भी ठीक नहीं होता। तो वी विल वेट फॉर द कोर्ट्स टू रूल ऑन दिस, और जुडिशरी पे हमें भरोसा रखना चाहिए। इस देश की जुडिशरी ने बड़े रेवोल्यूशनरी डिसीशंस दिए हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि हमें पूरा न्याय मिलेगा, पर उससे ज़्यादा इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं होगा। सर, आपने अपने कॉन्वर्सेशन में होम बाउंड की भी बात की, एंड व्हिच इज बेस्ड ऑन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। व्हाइल वी आर स्पीकिंग अबाउट द रियलिस्टिक सिनेमा, जिसमें कि आपका भी सिनेमा है, जो कि आपने बिल्कुल रियल केसेस है, जो भी पुलिस रिकॉर्ड में उस तरह के केसेस को उठा के आपने बनाया है। होम बाउंड ऑल्सो स्पोक अबाउट रियलिस्टिक सिनेमा, और आपने बोला उस पर ऑब्वियसली किसी का कोई ये नहीं था, किसी ने अपोज नहीं किया उसको। बट इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, डू यू थिंक कि आज के सोसाइटी में जब हम दो मतलब अब एक 1/4 क्रॉस कर चुके हैं 21वीं शताब्दी का, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन स्टिल एग्जिस्ट इन अर्बन सोसाइटी, और ऑन द पेस क्या लोग इस तरह का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं करते हैं? देखिए, अर्बन सोसाइटी में तो ये बहुत रेयर है, एंड आई एम श्योर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होती ही होगी। ऐसा नहीं है कि हमने पूरा समाज बदल चुका है, तो ये कहना गलत होगा। लेकिन उसका प्रमाण जो है, जिस जिस रेशियो में वो 20-25 साल पहले होता था, वो अब मुझे लगता है कि अर्बन सोसाइटी में तो बहुत ही कम हो गया है। जी सर, while you have picked only cases of Hindu girls in Kerala story 2, कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जहाँ पे क्रिश्चियन ग्रुप्स ने
नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं था। केरला स्टोरी 1 में एक क्रिश्चियन लड़की की कहानी भी हमने दिखाई थी, तो ऐसा कोई प्लान नहीं होता। हम वो केसेस सिलेक्ट करते हैं जो हमें लगता है कि जिस सच्चाई को हम दिखाना चाहते हैं उस कहानी को बहुत ही सटीक तरीके से दिखाने में वो कहानियां हमें मदद करेंगी। हम वो केसेस उसी बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं, इसमें कोई रिलीजियस एंगल नहीं होता। जी सर, बीजेपी के एक नेता ने ये भी कहा है कि फिल्म जो है सच्चाई दिखा रही है, इसको टैक्स फ्री कर देना चाहिए। तो क्या आप लोग मांग करेंगे सरकार से कि केरला स्टोरी की फिल्म को टैक्स फ्री कर दें? जी नहीं, हम टैक्स फ्री या ऐसी कोई भी मांग नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वही आक्षेप लगेंगे कि देखिए ये बीजेपी इस फिल्म को लेके आई तो इन्होंने टैक्स फ्री कर दिया वगैरह वगैरह। तो हमें टैक्स फ्री का कोई बेनिफिट नहीं चाहिए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि पूरे परिवार के साथ लोग इस फिल्म को देखें, इस फिल्म की सच्चाई को देखें। माँ बाप, बेटी बहन भाई सब मिलके इस सच्चाई को देखें, ताकि वो एक सही फैसला अपनी ज़िंदगी के लिए कर पाए। हमारा काम है उनको सिर्फ आईना दिखाना कि ये हो रहा है। आपके साथ होगा ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन आप सावधानी रखिए, बस उसके बाद का हर फैसला उनका खुद का ही होता है। तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें। जी जी सर, यू बिलोंग टू द फिल्म इंडस्ट्री जहाँ पे कि इंटरफेथ मैरिजेस आर वेरी वेरी कॉमन, और आज से नहीं, मतलब ये जब से सिनेमा, ये इंडस्ट्री एग्जिस्ट कर रही है, तब से आपके बड़े बड़े नोन एक्टर्स इन लोगों ने इंटरफेथ मैरिज किया है। फिल्म इंडस्ट्री में रहकर और इस तरह की कहानी दिखाने से आपके क्या दोस्ती, मतलब जो आपकी फ्रेंडशिप्स है, जो आपके रिलेशन है, उस पर फर्क पड़ता है? डज इट गेट अफेक्टेड? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी फिल्म या हम किसी धर्म या किसी समुदाय के अगेंस्ट नहीं हैं। हम सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल्स के अगेंस्ट हैं। तो हमारी इंडस्ट्री में जो शादियां होती हैं या बाकी भी समाज में जो शादियां होती हैं उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। हम सिर्फ वो केसेस बता रहे हैं जो एक गलत पर्पस से लड़की को ट्रैप किया जाता है, लड़कियों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अब जांगूर बाबा के केस में उसके जहाँ यहाँ से जो डॉक्यूमेंट मिले उसमें लड़कियों का रेट कार्ड निकला है कि कौन सी जात की लड़की को शादी करके ले आएगा अगर मुस्लिम लड़का तो उसको कितने रुपए मिलेंगे झांगुर की ओर से। तो हमारा विरोध इसके अगेंस्ट है। हम इस क्राइम को उजागर कर रहे हैं। हम किसी और शादी के या किसी और रिलेशनशिप के ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है। So, but my question is again, sir, does it affect your friendship or your जी relationship? नहीं, जी नहीं, मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग समझदार हैं और उनको भी पता है कि ये फिल्म किस क्राइम को उजागर करती है, और उस क्राइम को उजागर करने से हमारा कोई भी कमेंट इन शादियों पे या इनके ऊपर नहीं है। ये बात सब समझते हैं और हमारे रिश्तों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, तो सर, जैसा कि हमने बोला था कि आपसे पूछा था कि ये आगे फिल्म को लेकर आपका क्या है, मतलब क्या एक्शन रहेगा, बट हम आपके साथ ये भी जानना चाहते हैं कि मतलब जस्ट इन केस एक 0.1% किसी वजह से पोस्टपोन हो गई या किसी वजह से इसमें प्रॉब्लम आ गई, तो फिर क्या रहेगा आपका एक्शन प्लान? नहीं, उतना आगे का हम नहीं सोचते हैं। हम सिर्फ ये जुडिशरी पे भरोसा रख के हम अपना केस प्रेजेंट करेंगे और फिर जो भी फैसला अदालत करेगी उसके हिसाब से हम अपनी आगे की चीज़ों के बारे में तय करेंगे। जी सर, एक सवाल जो रह गया था, जो पूछना चाहते थे कि स्टिंग ऑपरेशंस भी हुए थे लव जिहाद को लेकर, एंड हैव यू रेफर टू दोस केसेस आल्सो जो कि स्टिंग ऑपरेशन में उजागर हुआ था? नहीं, हमारी फिल्म में जो 3 केसेस हैं हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। हम स्टिंग ऑपरेशन वाले केसेस हमने नहीं लिए। कई बार स्टिंग ऑपरेशन की ऑथेंटिसिटी पे भी सवाल खड़े होते हैं, फिर वो एक अलग कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। Last, there are 3 young girls who are protagonist in your film. तो उसकी casting आपने कैसे की? क्योंकि वो लोग टेलीविजन की काफी दो लड़कियां जो काफी पॉपुलर रह चुकी हैं टेलीविजन में, एंड मतलब आई थिंक दे आर वेरी अप्रोप्रिएट फॉर द रोल। तो उसकी कास्टिंग किस तरह से हुई?
हमारी हर फिल्म की कास्टिंग मुकेश छाबरा करते हैं। वो इस देश के जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर हैं और हम उनको कैरेक्टर की ब्रीफ देते हैं। उसके बाद वो बहुत सारे लोगों का ऑडिशन करके उसमें से अपने हिसाब से कुछ शॉर्टलिस्टेड आर्टिस्टों की वीडियो टेप्स ऑडिशन हमारे पास भेजते हैं और वहीं से चयन होता है। और इस बार जब उन्होंने हमें ऑप्शंस दिए थे तो ये 3 लड़कियों के ऑडिशन देख के हम बिल्कुल कन्विंस थे कि यही 3 लड़कियां इन 3 कहानियों के लिए सबसे अच्छी चॉइस है और वो हमारी फर्स्ट चॉइस थी। एंड उन तीनों ने बहुत बेहतरीन काम किया है और हमें लग रहा है कि आने वाले वक्त में वो बहुत कामयाब आर्टिस्ट होंगी। जी जी जी। सर, केरला के जो चीफ मिनिस्टर का रिमार्क आया है आपकी फिल्म को लेकर, उस पर भी जाते जाते एक टिप्पणी दे दीजिए, अपना रिएक्शन बताइए, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो जो सीएम सर ने कहा है, मेरी उनसे हाथ जोड़ के एक विनती है कि और सभी से ये विनती है कि आप उन क्रिमिनल्स के सामने एक्शन लेके इस पूरे प्रॉब्लम को समाज से इरेडिकेट कर दीजिए ताकि हमें ऐसी फिल्म बनानी ही ना पड़े। जिस दिन हमारा समाज वहाँ पहुँच जाएगा कि ये क्राइम ख़त्म हो जाएगा और हम ऐसी फिल्म बना नहीं पाएंगे, ट्रस्ट मी, वो दिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी का दिन होगा। तो हमारी रिक्वेस्ट है सीएम सर से कि प्लीज़ आप अपनी पुलिस को, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को कहिए कि बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत इमीडिएट एक्शन लें और इस मेनेस को ख़त्म करें ताकि हमें ऐसी फिल्म बनाने का मौका ही ना मिले। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।